हेलो एंड गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 25 वैट का जो भी थ्योरी पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं इस रिकॉर्डिंग में। सो वैट एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरसीज एस्पेक्ट्स हम देखेंगे यहाँ पे, यानी कि वैट उन केसेस में जहाँ पे हम वैट रिटर्न फाइलिंग की बात करेंगे, आगे कैसे कैसे कुछ भी असेसमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कभी भी अगर सप्लाईज आउट ऑफ कंट्री होंगी, यूके के बाहर होंगी, तो ओवरसीज क्या इम्पैक्ट वैट का आएगा, वो सब चीज़ हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग कम्स वैट रिटर्न। वैट का पेमेंट कैसे होता है, वैट रिटर्न कब तक फाइल करनी है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी अंडर दिस स्लाइड। सबसे पहली चीज, आपको वैट के लिए फाइलिंग करनी होती है और पेमेंट करना होता है ऑनलाइन। सो दैट इज टू बी कंसिडर्ड नंबर वन। आपका क्वार्टर निकलेगा, उसके 1 महीने 7 दिन बाद में आप उसकी वैट फाइलिंग भी कर देंगे और आप उसका वैट पे भी कर देंगे, यानी कि दोनों ही चीजें एक साथ होंगी। आप वैट पेमेंट भी करेंगे और आप वैट रिटर्न भी फाइल करेंगे, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। अब अगर आपको रिफंड चाहिए, यानी कि आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वैट ज्यादा पे कर दिया, आपको रिफंड चाहिएगा। अब आप ये रिफंड विद इन व्हाट टाइम पीरियड क्लेम कर सकते हैं? 4 years from the date by which the return for the accounting period was due। यानी कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड की रिटर्न कब ड्यू थी, उस डेट से 4 साल। इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी कि कभी भी वैट का रिफंड क्लेम करना है, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट। अब वैट रिफंड्स जैसे ही आप अप्लाई करोगे, एचएमआरसी चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि आप जो रिफंड क्लेम कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या, और वो आपको विद इन 10 days रिफंड इशू कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज नीचे और लिखी हुई है, यूके गवर्नमेंट का एक एमटीडी नया कॉन्सेप्ट इशू हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट का मेकिंग टैक्स डिजिटल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस अब ऑनलाइन रिटर्न फाइल करें, ऑनलाइन वैट पे करें, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएं, दैट इज मेकिंग टैक्स डिजिटल। तो ऐसे में जिन भी बिजनेसेस के टर्नओवर 85,000 पाउंड से ऊपर हैं, उनको अपने वैट रिकॉर्ड्स भी डिजिटली रखने हैं। यानी वैट का पेमेंट और फाइलिंग, जो वैट रिटर्न फाइलिंग है, हम इसको तो इलेक्ट्रॉनिक बोल ही रहे हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने हैं, ई रिकॉर्ड्स होने चाहिए वो। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पेपरलेस जाने की कोशिश हो रही है। जो भी बिजनेसेस 85,000 पाउंड से ऊपर वाले हैं, वो अपने रिकॉर्ड्स भी डिजिटली मेंटेन करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सब्सटैंशियल ट्रेडर्स का। ये सब्सटैंशियल ट्रेडर्स कौन होते हैं? बड़े ट्रेडर्स ऑब्वियसली। ये वो वाले ट्रेडर्स हैं जिनकी वैट लाइबिलिटी 2.3 मिलियन पाउंड से ज्यादा आती है हर साल। 2.3 मिलियन पाउंड से ज्यादा आती है हर साल। तो जब ये सब्सटैंशियल ट्रेडर्स होते हैं या फिर बड़े ट्रेडर्स होते हैं, क्या इनको भी वैट का पेमेंट क्वार्टरली ही करना है? नहीं। एचएमआरसी बोलता है कि भाई आपको जो पेमेंट्स करने हैं ना वैट के, उनको पीओएस में कन्वर्ट करो, पेमेंट ऑन अकाउंट में कन्वर्ट करो और मंथली पेमेंट करो। ये यानी आप क्वार्टरली पेमेंट्स नहीं करेंगे, मंथली पेमेंट्स करेंगे। पेमेंट्स कब होंगे? एट द एंड ऑफ मंथ 2 and 3 इन एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के दूसरे और तीसरे महीने के एंड में आपको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? जो भी एनुअल लाइबिलिटी आती है उसका 1/24 अमाउंट। यानी क्या होगा, पूरे साल की लाइबिलिटी उसका 1/24 करो, ये सेकेंड मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर में पे करो, फिर वापस से 1/24 थर्ड मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर में पे करो। ये सब्सटैंशियल ट्रेडर्स के केस में करना है। एंड द थर्ड पॉइंट, अगर इसके बाद में भी कोई वैट ड्यू बनता है, तो जब आप वैट रिटर्न फाइल करो उसके साथ सेटल करो। तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे, उसके साथ एडिशनल अमाउंट भी पे कर देना। नट शेल में जितने भी सब्सटैंशियल ट्रेडर्स हैं, एचएमआरसी चाहता है कि वो वैट क्वार्टरली नहीं, थोड़ा सा जल्दी ड्यूरेशन में पे करें। और ये जल्दी ड्यूरेशन क्या है? एंड ऑफ मंथ 2 एंड एंड ऑफ मंथ 3 ऑफ एवरी क्वार्टर। कितना अमाउंट पे करना है? 1/24 ऑफ द एनुअल लाइबिलिटी फॉर द होल ईयर। मतलब पिछले साल वाली, पिछले साल की जो भी लाइबिलिटी है। ऑब्वियसली आप पूछोगे कि मुझे क्या पता इस बार की वैट लाइबिलिटी कितनी होने वाली है, पिछले साल की तो पता है। तो पिछले साल वाला नंबर उठाओ, उसका 1/24 करो। ध्यान रखना, पिछले साल का अमाउंट तुम्हें लेना है पूरे साल का, उसका 1/24 करो, इसका पेमेंट करो एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ थर्ड मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर। कुछ इस साल का अब आपको अगर ड्यू बन जाएगा, क्योंकि भाई अभी तो आप नंबर्स पिछले साल के उठा रहे हो, इस साल अगर आपके वैट के नंबर्स में कुछ डिफरेंस आया,
वो आप वैट रिटर्न के साथ फिर फाइनली सेटल करना। तो ये करना है आपको सब्सटैंशियल ट्रेडर्स के केस में, हर किसी के केस में नहीं। अब क्या होगा जी, वैट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे। आप एक रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं, आप वैट आउटपुट पे करते हैं, इनपुट क्रेडिट क्लेम करते हैं, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने होंगे। तो सबसे पहली चीज, कितने सालों तक मेंटेन करूं? 6 सालों तक। क्या मेंटेन करूं? यहाँ थोड़ी सी लिस्ट दी हुई है। वैट इनवॉइसेस, सारे आउटपुट की, यानी जो भी आपने सेल्स करी है उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करो। उसके बाद में कोई और इनपुट क्लेम जब आप करते हो तो उसकी सपोर्टिंग या फिर एविडेंस रखो। जितने भी आपने इनपुट्स खरीदे हैं या फिर डाले हैं प्रोडक्शन में, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखो। एक वैट अकाउंट बनाओ। बेसिकली आप ये ट्रैक करके रखो कि कितना आउटपुट वैट आप दे रहे हैं, कितना इनपुट पे क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं। इनका आपके पास प्रूफ होना चाहिए नटशेल में। अब इसमें एक एक्सेप्शन इन्होंने दे दिया, आपको कोई इनवॉइस नहीं चाहिए इफ द सप्लाई इज एग्जेम्प्ट या जीरो रेटेड या नॉन वैट रजिस्टर्ड कस्टमर को आप करते हैं। तीनों के एक्सेप्शन ध्यान से सुनना। आपको कोई इनवॉइसेस रखने की जरूरत नहीं है अगर आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई है या जीरो रेटेड सप्लाई है, या फिर आप एक सप्लाई एक ऐसे कस्टमर को करते हैं जो वैट रजिस्टर्ड कस्टमर ही नहीं है। मैं हो सकती हूँ, आप लोग हो सकते हो। तो ऐसे केस में इनवॉइस रखने की जरूरत नहीं है। जहां पे जो बायर है, जो कस्टमर है, अगर वो ही वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इनवॉइसेस मत रखो, दैट्स फाइन। आप इनवॉइस इशू मत करो, बेसिकली आप इशू मत करो उसको, दैट्स ओके। अब अगर जिनको इशू करना है तो वैट इनवॉइस आप कितने टाइम लिमिट में इशू करोगे? सप्लाई करने के 30 डेज के अंदर अंदर। तो हमने एक तो कैटेगरी की बात करी जिनको आपको इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, तो इनवॉइस रखने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी कौन सी हुई? जिनको आपको इनवॉइस देना है। तो जिनको आपको इनवॉइस देना है उनको सप्लाई होने के 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस आप दे दो। तो ये इनवॉइसेस की बात चल रही है, और इनवॉइसेस कितने टाइम के लिए रखने हैं? 6 साल के लिए। ये इस तरह का चार्ट कुछ आपके कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट से मैंने पिक किया है। कुछ ऐसा दिखता है एक वैट इनवॉइस। इसमें क्या क्या होता है? वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डेट ऑफ इशू, किस दिन ये इनवॉइस आपने काट के दिया, टैक्स पॉइंट, यानी कि टैक्स पॉइंट की डेट आपको यहां डाल के देनी होगी क्योंकि इसी डेट के बेसिस पे आपका आउटपुट वैट अराइज होगा। कस्टमर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्या गुड्स वो लेके गया है, क्या सर्विसेज की बात हो रही है जिसके बेसिस पे आप वैट पिक्चर में लेके आ रहे हैं। रेट ऑफ वैट आपने क्या लगाई है, सप्लायर का नाम और एड्रेस, मतलब आपका खुद का। सीक्वेंशियल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर बिजनेस का जैसे यहाँ पे जीएसटी नंबर होता है वैसे उनके पास एक यूनिक नंबर होता है, वो वाला नंबर है ये। फिर अमाउंट पेबल एक्सक्लूडिंग वैट, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। वैट एक्सक्लूसिव अमाउंट आप टोटल डाल दो, डिस्काउंट विस्काउंट देके सब कुछ। अमाउंट ऑफ वैट कितना आपने लगाया, और कोई भी आपने डिस्काउंट विस्काउंट दिया है वो सारे आइटम। यानी बेसिकली जो आपका वाउचर है, जो आपका इनवॉइस है, वो काफी डिटेल्ड होना चाहिए जिसमें सब कुछ पता चले। लेकिन यार ऐसे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी बिजनेसेस की। क्या कोई बिजनेस ऐसा है जो लेस डिटेल्ड इनवॉइस दे दे? है। कुछ वैट रजिस्टर्ड बिजनेसेस अगर यूके कस्टमर्स को देना चाहें तो लेस डिटेल्ड इनवॉइस दे सकते हैं। सोचो, एचएमआरसी लेस डिटेल्ड इनवॉइस किस केस में अलाउ करेगा? जहां पे सप्लाई छोटी हो, यानी 250 पाउंड्स और लेस इंक्लूडिंग वैट। अगर 250 पाउंड्स तक की आप सप्लाई करते हैं तो आपको बहुत डिटेल में एक इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी अ लेस डिटेल्ड इनवॉइस, बट ध्यान रखना 250 पाउंड तक का होना चाहिए आपका सेल वाला आइटम। दिस 250 इंक्लूड्स द वैट अमाउंट। दूसरी चीज, आपको सप्लाई करनी किसको है? यूके कस्टमर्स को। तो ऐसे में क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है? सप्लायर का नाम, एड्रेस, वैट रजिस्ट्रेशन, क्या सप्लाई कर रहे हो, गुड्स का डिस्क्रिप्शन दो पूरा का पूरा, कंसीडरेशन क्या ले रहे हो, कैश ले रहे हो, उसके बदले में उससे कुछ और ले रहे हो, वट एवर यू आर टेकिंग, वो कंसीडरेशन आपको लेनी है। और जो भी रेट ऑफ वैट आप अप्लाई कर रहे हो वो रेट आपको मेंशन करनी है। यानी लेस डिटेल्ड इनवॉइसेस चल सकते हैं यूके कस्टमर्स, और जिनको 250 पाउंड्स तक का ही अमाउंट हम सप्लाई कर रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना 250 पाउंड्स में आपको वैट इंक्लूसिव रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट सरचार्ज का। इसके नाम से तुम्हें घंटी बजनी चाहिए दिमाग में।
कि हम बात कर रहे हैं डिफॉल्ट सरचार्ज की, यानी कि कुछ डिफॉल्ट हुआ है उसके ऊपर ये कुछ पेनल्टी टाइप का आइटम लग रहा है जिसका नाम है सरचार्ज। अब इसमें क्या होता है, अगर आपने वैट रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं की या फिर वैट का पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो डिफॉल्ट सरचार्ज लग जाएगा। यानी पेमेंट ऑफ वैट एंड सबमिटिंग वैट रिटर्न बोथ आर कवर्ड अंडर डिफॉल्ट सरचार्ज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा, पर ये मामला क्या है? इसका कुछ चेन ऑफ इवेंट्स है, वो समझो क्या चेन ऑफ इवेंट्स है। सबसे पहले आपसे पहली गलती हुई, पहली बार ऐसा हुआ जब आपने वैट रिटर्न फाइल नहीं करी, दैट्स योर फर्स्ट मिस्टेक। तो पहला डिफॉल्ट होते ही एचएमआरसी सरचार्ज लाइबिलिटी नोटिस आपके ऊपर ठोक देगा। नोटिस आएगा एक सरचार्ज लाइबिलिटी का, और नोटिस बताएगा कि आपका भाई साहब हमने एक सरचार्ज पीरियड बना दिया है। ये सरचार्ज पीरियड कितने टाइम का होता है? 12 महीने का होता है। ये खतरा वाला पीरियड होता है। आई ऑलवेज से दिस इज द डेंजर जोन पीरियड। इसमें और खतरा बढ़ता है। इसमें आप अगर डिफॉल्ट करते हो इस सरचार्ज पीरियड में तो फिर पेनल्टी बढ़ती चली जाती है। यानी सरचार्ज पीरियड में अगर आपने फर्दर डिफॉल्ट कर दिया तो भाई साहब लग गई लंका आपकी। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि एटलीस्ट सरचार्ज पीरियड में कोई और गलती होनी नहीं चाहिए। फिलहाल ये देखते हैं कि सरचार्ज पीरियड है क्या। 12 महीने का है। शुरू कब से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। उसके 12 महीने बाद जिस जिस पीरियड का वैट डिफॉल्ट हुआ है उससे 12 महीने ये आपका सरचार्ज पीरियड होता है। तो अप्रोक्सीमेटली एचएमआरसी फटाफट नोटिस इशू कर देती है जैसे आपका डिफॉल्ट होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 12 महीने ये चलता ही है। तो वर्ड टू वर्ड ध्यान से देखते हैं। सरचार्ज पीरियड कहां से चालू होता है? डेट ऑफ नोटिस से चालू होगा। खत्म कब होगा? ये 12 मंथ एनिवर्सरी, मतलब 12 महीने बीत जाने चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द वैट पीरियड टू विच द डिफॉल्ट रिलेट्स। जिस वैट के क्वार्टर का डिफॉल्ट है वहां से 12 महीने। दिस इज योर सरचार्ज पीरियड। तो सरचार्ज पीरियड अब हमने बना दिया। अब आगे क्या करें? सरचार्ज पीरियड में अगर आपने फिर दूसरी कोई गलती कर दी तो नतीजा क्या होगा? सरचार्ज पीरियड फिर से एक्सटेंड हो जाएगा। यानी खतरे का पीरियड और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? वापस से 12 मंथ्स बढ़ेगा। 12 मंथ्स फ्रॉम द वैट पीरियड जहां पे आपने अब नया डिफॉल्ट किया है। यानी पुराना वाला से 12 मंथ तो चल ही रहा है, अब आपने इस बीच में फर्दर एक डिफॉल्ट कर दिया तो ये जो डिफॉल्ट वाला पीरियड है यहां से 12 महीने और आगे ले लो। तो तुम्हारा जो सरचार्ज पीरियड है वो बढ़ता चला जा रहा है साहब। और अगर डिफॉल्ट इसमें लेट पेमेंट ऑफ वैट का है, यानी कि अब आपने एचएमआरसी को पैसे का नुकसान किया है। रिटर्न का तो नुकसान ये होता है कि आपने अनाउंसमेंट नहीं करा अपने इनकम का, लेकिन यहाँ पे अगर वैट का पेमेंट भी आप लेट कर रहे हो तो एचएमआरसी को रेवेन्यू लॉस ला रहे हो। ऐसे में पेनल्टी भी लगती है और इस पेनल्टी का नाम होता है सरचार्ज पेनल्टी। तो ध्यान से सुनना, अगर वैट रिटर्न ये आपने टाइम पे सबमिट नहीं की या सबमिट ही नहीं करी तो इससे जो डिफॉल्ट होगा उससे सरचार्ज पीरियड पिक्चर में आएगा। सरचार्ज पीरियड होता है जब से आपने नोटिस सरचार्ज का इशू किया है, एचएमआरसी ने जब इशू किया वहां से 12 मंथ्स पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच द डिफॉल्ट रिलेट्स। मतलब जिस पीरियड का डिफॉल्ट है वहां से 12 महीने, दिस इज द एंडिंग डेट। अब सरचार्ज पीरियड चल रहा है, इसी सरचार्ज पीरियड में आपने एक और गड़बड़ कर दी, एक और डिफॉल्ट कर दिया। ये डिफॉल्ट वापस से आपका क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का था, आपने फिर से रिटर्न फाइल नहीं करी वैट रिटर्न, तो आपका सरचार्ज पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। कितना एक्सटेंड होगा? 12 मंथ्स। अब ये जो नया वाला डिफॉल्ट आपने जो किया है वो जिस पीरियड का है वहां से 12 मंथ्स, यानी अब जो सरचार्ज पीरियड की एंडिंग डेट है वो और आगे सरक गई। लेकिन अगर इसी सरचार्ज पीरियड में आपने वैट पे नहीं किया तो ये वाले डिफॉल्ट पे सरचार्ज पेनल्टी भी लगेगी। यानी सरचार्ज पीरियड तो एक्सटेंड होगा सो होगा, सरचार्ज पेनल्टी और देनी पड़ेगी आपको। यानी अब आप मॉनेटरीली फंस गए। ये सरचार्ज का पीरियड कब खत्म होगा? सरचार्ज पीरियड ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये खत्म कब होगा? तो एचएमआरसी ने बोला जब आप 4 लगातार क्वार्टरली वैट रिटर्न्स टाइम पे जमा कराएंगे अलोंग विद द वैट ड्यू, तब जाके हम आपका ये सरचार्ज पीरियड बंद करेंगे। वरना चलता रहेगा ये सरचार्ज पीरियड, तुम डिफॉल्ट करते रहो, हम इसको बढ़ाते रहेंगे और इसके अंदर फिर तुम पेनल्टीज करते रहना और हम पेनल्टीज का पैसा ड्यू बनाते रहेंगे और तुमसे वसूलते रहेंगे। तो इस पीरियड का एंड कब होगा?
जब आप 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, एनी 4 नहीं, 4 कंजेक्यूटिव, मतलब लगातार 4 वैट रिटर्न्स टाइम पे फाइल करनी है, लगातार 4 वैट पेमेंट्स लाइन पे टाइम पे करने हैं, दैट टू इन लाइन, राइट? तब आपका जाके सरचार्ज पीरियड खत्म होगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, सरचार्ज पेनल्टी नहीं लगेगी जहां पे वैट रिटर्न लेट हो गई, और स्पेशली जिसमें वैट का रिफंड होना था या फिर वैट पेबल ही नहीं था। यानी कि क्या है, पेनल्टी हम बोल रहे थे कि यार अगर आपने वैट पेबल जो था वो पे नहीं किया तो सरचार्ज पेनल्टी लगती है, लेकिन सरचार्ज पेनल्टी वहां नहीं लगेगी जहां पे आपका केस ऐसा था जिसमें वैट का या तो रिफंड है या फिर वैट है ही नहीं, तो वैट पेबल बनता ही नहीं है ना, पॉइंट ये है, बल्कि आपको तो रिसीव करना है, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी सरचार्ज पेनल्टी लगने के लिए आपका पेबल, वैट पेबल होना जरूरी है, उस पीरियड का ध्यान रखना। तो दिस इज अगेन थ्योरेटिकल इन नेचर। अब ये जो आपने सरचार्ज पीरियड में डिफॉल्ट्स करे, इनका क्या होगा? डिफॉल्ट इन दी सरचार्ज पीरियड, जो भी आपका वैट अनपेड है उस पे ये परसेंट की पेनल्टी लग जाएगी। पहला डिफॉल्ट है अगर सरचार्ज पीरियड में 2% ऑफ वैट ड्यू इज योर पेनल्टी। अगर आपने दूसरी गलती करी है सरचार्ज पीरियड में, 5% विल बी दी वैट ड्यू का पेनल्टी, मतलब वॉट एवर इज द वैट ड्यू उसका 5% इज द पेनल्टी। नेक्स्ट, तीसरी गलती अगर सरचार्ज पीरियड में करते हो, जो भी वैट ड्यू है उसका 10% इज द पेनल्टी। चौथी गलती अगर करते हो सरचार्ज पीरियड में, 15% ऑफ द वैट ड्यू इज द पेनल्टी। तो इन पेनल्टीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें और एक खास बात आती है, सरचार्ज पेनल्टी ये 2% और 5% वाली, यानी ये और ये अपने को नहीं लगानी है जहां पे आपका पेनल्टी का अमाउंट लेस देन 400 पाउंड आ जाए, फिर मटीरियलिटी आ रहा है। एचएमआरसी थोड़ा सा ना मटीरियल आइटम्स पे फोकस करता है, जहां पे पेनल्टी 400 पाउंड से कम आ रही है वहां पे पेनल्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ 2% 5% वाले में होता है, 10 और 15 वाले में ये क्लॉज अप्लाई नहीं होता। 2% 5% वाले में अगर पेनल्टी का अमाउंट 400 पाउंड से नीचे आता है तो फिर आपको कुछ भी पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जहां पे 10% या 15% वाली रेट है तो सरचार्ज पेनल्टी क्या लगेगी, यानी इन दोनों केसेस में पेनल्टी हम कितनी लगा सकते हैं? हायर ऑफ 2 वैल्यूज, या तो एक्चुअल कैलकुलेशन से जो आ रही है वो, या फिर 30 पाउंड्स, विच एवर इज हायर। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ सीलिंग लगा दी। इन एनी केस 30 पाउंड से ऊपर नहीं जानी है पेनल्टी, तो पेनल्टी को 30 पाउंड से ऊपर नहीं करना। या तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो, वॉट एवर इज द वैट ड्यू। लेट सपोज एक बंदे का वैट ड्यू है 5,000 पाउंड्स का, मैं 5,000 पाउंड्स का 10% लगाती हूँ, 5,000 का 10%, दिस कम्स टू 500 पाउंड्स। लेकिन क्लॉज क्या बोलता है? हायर ऑफ 30 पाउंड्स और 500 पाउंड्स। यानी कि इस केस में इस इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज पेनल्टी क्या होगी? 30 पाउंड्स। 30 पाउंड से आगे मत निकलना। 2% और 5% वाले केसेस में अगर 400 पाउंड से नीचे की लाइबिलिटी आ रही है, पेनल्टी आ रही है, तो फिर आपको पेनल्टी लगानी नहीं है। तो एचएमआरसी ने भी सोचा यार इतनी कितनी बैंड बजाएंगे बंदे की, थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन उसको दो। ठीक है जी, तो ये हुआ। अब कैश अकाउंटिंग स्कीम की तरफ आ जाओ। कैश अकाउंटिंग स्कीम, सोचो ये क्या होगी जो कैश अकाउंटिंग से रिलेटेड होगी। यानी यहाँ पे जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए ये स्कीम लेके आए हैं कि आपको अक्रूवल सिस्टम यूज करने की जरूरत नहीं है, आप कैश बेसिस पे वैट का पेमेंट करिए। यानी कि आपका टैक्स पॉइंट एचएमआरसी क्या बनाएगी? जब भी आपको पैसा रिसीव हुआ या जब भी आपने पेमेंट किया, यानी इनवॉइस कब आया, कब इशू हुआ, कब ड्यू डेट आई, कब इनवॉइस कटा। स्मॉल बिजनेसेस के केस में सिंपल काम क्या करोगे? जब भी कैश रिसीव हुआ, दैट इज योर पॉइंट, दैट इज योर टैक्स पॉइंट। दिस इज कैश अकाउंटिंग स्कीम। लेकिन ध्यान रखना ये स्मॉलर बिजनेसेस के लिए ही होता है। अब जब हम किसी को भी कोई बेनिफिट देने की बात करते हैं तो वो कुछ कंडीशंस के साथ आती है। ये ढेर सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। ये कौन सी कंडीशंस है? नंबर 1, आप हमेशा अपनी वैट रिटर्न्स टाइम पे फाइल करेंगे। ये 7 वचन ले रहे हैं जी हम शादी के, तो वैट रिटर्न्स आप हमेशा टाइम पे फाइल करेंगे।
आप कोई भी वैट ऑफेंस नहीं करेंगे पिछले 12 महीने में, स्वाहा। पहली कंडीशन याद रखना भाई, कोई गलती वैट रिटर्न फाइलिंग में नहीं करनी, कोई वैट पेमेंट में नहीं करनी, यानी किसी भी तरह की वैट की गलती नहीं करनी पिछले 12 महीने में। आपका टर्नओवर जिसमें जीरो रेटेड सेल्स भी आ जाए, कैपिटल एसेट नहीं, आपके नॉर्मल बिजनेस की सेल की बात हो रही है, बिजनेस प्रोडक्ट की सेल की बात हो रही है, वो 13,50,000 पाउंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए, स्वाहा। आप स्मॉल बिजनेसमैन तभी कहलाएंगे जब आपके बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसकी जो टर्नओवर है यानी जो सेल्स है वो 13,50,000 पाउंड तक की ही हो, स्वाहा। ठीक है, 1350। ये जो भी सेलर है ना, इसको ये कैश अकाउंटिंग स्कीम छोड़ देनी होगी जैसे उसका टर्नओवर 16 लाख पाउंड से ऊपर निकल जाए एक साल का, स्वाहा। और यहीं पे वाकई स्वाहा हो जाएगी इसकी पूरी स्कीम की हिसाब किताब। और लास्ट चीज, आप ये स्कीम उन गुड्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते जो देने से 6 महीने पहले इनवॉइस कर दिए गए हैं। मतलब क्या हुआ, आपने इनवॉइस बना के रख दिया, गुड्स 6 महीने बाद जा रहे हैं या 7 महीने बाद जा रहे हैं, यानी कि आपको ये चीज क्या ध्यान रखनी है, दिस स्कीम कैन नॉट बी यूज फॉर दोज गुड्स जिनका इनवॉइस बन चुका है 6 मंथ्स इन एडवांस ऑफ पेमेंट डेट। यानी आप इनवॉइस बना के बैठे हैं लेकिन पेमेंट आएगा 6 महीने बाद। ऐसे केसेस में हम ये कैश अकाउंटिंग स्कीम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर फर्जीवाड़ा है, आप अपना टैक्स ईयर बदल रहे हो उसका मतलब। तो ये चीटिंग नहीं करनी, स्वाहा। ठीक है, तो आपको 6 मंथ्स का पीरियड ध्यान रखना, ये कंडीशन थियोरेटिकली आती है। अब इसी तरह की एक स्कीम होती है विद फुल फ्लेज्ड प्रोमिसेस, एनुअल अकाउंटिंग स्कीम। इसमें भी बहुत सारे वादे आएंगे। सबसे पहली चीज, एनुअल अकाउंटिंग स्कीम सबसे पहले ये बोलती है कि भैया तुम क्वार्टरली रिटर्न फाइल मत करो, साल में एक बार ही फाइल कर दो, स्वाहा। बार बार जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी बात वही आएगी, ये एक स्मॉल बिजनेस के लिए होती है, स्मॉल बिजनेस के लिए। मोटा मोटा यहाँ पे क्या है, वैट रिटर्न आपको फाइल करनी है एक बार 12 मंथ पीरियड की, जो उसका बिजनेस का नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड है उसकी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एचएमआरसी अपना रेवेन्यू छोड़ देगा? पता ही नहीं छोड़ेगा। आपको सिर्फ एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में रिटर्न एक फाइल करने की आजादी दी गई है। वैट पेमेंट्स तो आपको रेगुलर नहीं करने हैं, जो भी ड्यू डेट है वैट की पेमेंट की वो रेगुलरली करनी है। रिटर्न आपका एनुअल रिटर्न पीरियड के 2 महीने के अंदर अंदर फाइल करनी है। यानी आपका जो भी अकाउंटिंग पीरियड है आप उसके 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। अब इसमें क्या होता है, आप जो पेमेंट करेंगे वैट लाइबिलिटी का वो आप 9 पीओएस बनाएंगे, 9 टाइम्स इन द ईयर। ये कौन से होंगे, एंड ऑफ, ये सेकंड और थर्ड मंथ नहीं है यहाँ पे, एंड ऑफ 4th to 12th मंथ, यानी चौथे महीने का एंड, 5th महीने का एंड, 6th महीने का एंड, ऐसे 12 महीने के एंड तक आपको 9 पीओएस करने हैं वैट लाइबिलिटी के अंडर दी एनुअल अकाउंटिंग स्कीम। मैं अमाउंट कितना पे करूं, पिछले साल की जो भी वैट लाइबिलिटी थी उसका 10% आपको हर पेमेंट में करना है। तो लास्ट ईयर की वैट लाइबिलिटी उठाओ, उसका 10% एंड ऑफ 4th मंथ में पे कर दो, वापस से 10% एंड ऑफ 5th मंथ में पे कर दो। ये कार्यक्रम चलाते रहो 12th मंथ तक। अब यहाँ पे भी सवाल आ सकता है कि करंट ईयर का फिर अगर कुछ भी वैट पेबल अलग हो गया तो बैलेंसिंग पेमेंट कर दो, जब फाइनल रिटर्न फाइल करोगे उसके साथ में जितना भी वैट ड्यू बनता है वो पे कर दो। अब इसके साथ कंडीशन क्या है, जब आप एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में घुसते हो तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस बिजनेस। बात यहाँ पे भी वही आएगी, ये एक स्मॉल बिजनेस होना चाहिए जिसका टर्नओवर 1350 से ज्यादा ना हो। इसमें भी ध्यान रखना आपका बिजनेस रिलेटेड सेल होनी चाहिए, ये कैपिटल एसेट्स की सेल नहीं, जमीन बेच दी वो नहीं जोड़ना है, आपका जो मेन प्रोडक्ट है उससे आने वाली सेल की बात हो रही है। तो 1350 तक होनी चाहिए। फिर से वही की सारी वैट रिटर्न वैट पेमेंट ये सब बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए। और एक चीज ये आ गई, अगर 16 लाख से ऊपर आपका किसी भी साल में टर्नओवर हो जाता है तो निकलो इस स्कीम में से। ठीक है, तो इन कंडीशंस का ध्यान रखना, दीज कंडीशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं तीसरी स्कीम पे, फ्लैट रेट स्कीम पे। ये भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इसमें क्या होता है, अगर किसी बिजनेस को लगता है कि मेरी टैक्सेबल टर्नओवर 1,50,000 पाउंड तक ही पहुंचेगा पूरे साल का, आने वाले 12 महीने का, तो आप फ्लैट रेट स्कीम यूज कर सकते हो।
ध्यान रखना, इसमें आपको जो टर्नओवर लेना है दैट इज एक्सक्लूडिंग वैट। अगर वो 1,50,000 पाउंड तक की आपको उम्मीद है देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द फ्लैट रेट स्कीम। अब इसमें एचएमआरसी को आप एक डायरेक्ट कैलकुलेशन करके वैट जमा करा देते हो। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या है, एक परसेंटेज होती है, दी होगी क्वेश्चन में आपको, आपका जो वैट इंक्लूसिव टर्नओवर है उसके ऊपर लगा दो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी वैट इंक्लूसिव टर्नओवर है उसके ऊपर ये रेट लगानी है, और जो भी वैट का अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट एचएमआरसी को पे कर देना है। ध्यान रखना, यहाँ पे हमें वैट एक्सक्लूसिव टर्नओवर देखना है, यानी वैट को हटा के आपका टर्नओवर 1,50,000 पाउंड तक का होना चाहिए। वैट जमा कितना कराओगे, वैट इंक्लूसिव टर्नओवर के ऊपर ये परसेंटेज लगा के। अब देखो, जब भी एचएमआरसी किसी चीज का बेनिफिट देता है तो क्या आपको इसके अलावा कुछ और बेनिफिट देगा? नहीं देगा। यानी क्या होगा, ऐसे केस में कोई इनपुट वैट नहीं मिलेगा, आपके टर्नओवर में जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी जोड़ी जाएंगी। यानी योर टर्नओवर शुड इंक्लूड जीरो रेटेड एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑल्सो। सारा टर्नओवर मिला लो, वो 1,50,000 पाउंड तक का होना चाहिए। फिर एक फ्लैट रेट पे एक परसेंटेज के बेसिस पे वैट जमा करा दो एचएमआरसी को, और कोई इनपुट क्रेडिट क्लेम करने मत आ जाना। इनफ ऑफ बेनिफिट हैज बीन गिवन टू यू। ये जो फ्लैट रेट होगी ये आपको दी हुई होगी एग्जाम में। कुछ और कंडीशंस भी होती हैं इसके साथ। ये क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे ही आपका ये वैट इंक्लूसिव टर्नओवर, वैट इंक्लूसिव, अब यहाँ वैट इंक्लूसिव की बात हो रही है, अगर वैट इंक्लूसिव टर्नओवर 2,30,000 पाउंड से ऊपर निकल जाए तो स्कीम से बाहर हो जाओ भाई। और दूसरी कंडीशन, पिछले 12 महीनों में आपने कोई भी वैट ऑफेंस ना किया हो। तो ये जो कंडीशन है ये तो तीनों स्कीम्स के साथ है, चाहे वो कैश अकाउंटिंग स्कीम हो, चाहे वो एनुअल अकाउंटिंग स्कीम हो, चाहे वो फ्लैट रेट स्कीम हो। पिछले 12 महीने में आपका कोई भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए वैट रिलेटेड। अब आते हैं ओवरसीज एस्पेक्ट्स पे, यानी हम अब यूके से बाहर अब इसकी डीलिंग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो इंपोर्ट की बात करते हैं। आपने यूके में कुछ इंपोर्ट किया, तुम बोलोगे इनपुट वैट क्लेम कर लेंगे, तो उसके लिए रूल्स देखो। अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो आपने जो भी इंपोर्ट पे वैट पे किया है उसको आउटपुट वैट की तरह दिखाओ। आपने जो भी इंपोर्ट के टाइम पे वैट पे किया है उसको आप आउटपुट वैट की तरह दिखाएंगे, और उसी अमाउंट को आप इनपुट क्रेडिट भी ले लेंगे। यानी दोनों जगह आपको लेना है, आउटपुट वैट में भी वही अमाउंट आना चाहिए और इनपुट क्रेडिट के लिए भी वही अमाउंट आना चाहिए, तो वो इफेक्टिवली कैंसिल आउट हो जाएगा। नथिंग विल बिकम पेएबल टू द एचएमआरसी फ्रॉम योर साइड। इसको हम बोलते हैं पोस्टपोन्ड अकाउंटिंग, जहां पे आप एचएमआरसी को कुछ नहीं पे करते हो। अगर आपने कुछ भी इंपोर्ट किया है यूके के बाहर से, उसके ऊपर आपने वैट पे किया होगा, इंपोर्ट वैट, इसको आप अपनी वैट रिटर्न में किस नाम से डालेंगे? इंपोर्ट वैट तो होता ही नहीं है यूके के रिटर्न फॉर्म में, आप उसको आउटपुट वैट के कॉलम में डालेंगे, और सेम अमाउंट को आप इनपुट क्रेडिट भी क्लेम कर लेंगे। तो ये दोनों नेट ऑफ हो जाएंगे और अपने आप ही आपका कुछ भी पेएबल नहीं निकलेगा एचएमआरसी को। सर्विसेज हो तो ध्यान रखना, सर्विसेज के केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं, मतलब कि सप्लाई कहां पे की गई है सर्विस की। तो आपने सर्विस को इंपोर्ट किया है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है यूके। सेम करेंगे हम इसमें, जो यूके इंपोर्टर है सर्विसेज का वो इसका आउटपुट वैट पहले अकाउंट फॉर करेगा और सेम अमाउंट का इनपुट क्रेडिट भी क्लेम कर लेगा, वापस से ये भी सेटल ऑफ हो जाएगा। ये तो बात थी इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट्स का क्या होता है? ध्यान रखना, हर देश को, हर कंट्री को एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने में बहुत पर्सनल इंटरेस्ट होता है। फॉर देयर इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स आर वेरी गुड। तो जब भी एक्सपोर्ट्स आउटसाइड यूके होंगे उनको हम बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई, यानी उनके ऊपर आपको कस्टमर से वैट चार्ज करने की जरूरत नहीं है, उनको जीरो रेटेड में डाला हुआ है। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने उस सामान के ऊपर वैट और लगा दिया तो वो सामान महंगा हो जाएगा, सामने वाला कस्टमर लेगा ही नहीं, तो तुम्हारे एक्सपोर्ट सफर होंगे। इसलिए इनको जीरो रेटेड बना दिया जाता है कि ये जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड आपने बना दिया, लेकिन इंपोर्टर ने इनको बनाने में इनपुट क्रेडिट तो क्लेम करना है ना, क्योंकि इनपुट्स तो लगाए हैं ना इस सामान के लिए, और उसके ऊपर वैट पे किया होगा। तो दोनों फायदे मिलते हैं इसमें ट्रेडर को। आपने जो भी इनपुट वैट क्लेम करना है करिए।
सामान तैयार हो गया, अब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, करो एक्सपोर्ट, वैट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो सब कुछ अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव हो गया। अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूके वैट, ये तुम्हें ध्यान रखना है। सर्विसेज के केस में आपको वैट देखना होता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे, यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओवरसीज, ये जहां पे भी जाएंगी ना वहां वैट का चक्कर चलेगा, हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा। बिजनेस कस्टमर्स है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां पे कस्टमर बैठा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में वो ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, पर अदरवाइज तरीका हमारा यूके का ये फॉलो करना है। अगर आप इंपोर्ट करा रहे हो तो जो वैट पे कर रहे हो उसी को आउटपुट वैट लिखो रिटर्न में, और उसी का ही क्रेडिट क्लेम कर लो, दोनों के केस में, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो। एक्सपोर्ट के केस में आपके एक्सपोर्ट पे तो कोई आउटपुट वैट लगेगा नहीं, जो इनपुट वैट आपने दिया है उसको रिक्लेम कर लो। और सर्विसेज दीज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूके वैट। बस ये प्लेस ऑफ सप्लाई पे कई बार ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाता है, उसका ध्यान रखना। सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है, जहां पे भी रिसिपिएंट होता है। आप अगर सर्विसेज सप्लाई करते हो तो फिर ओवरसीज वालों को सप्लाई कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई ओवरसीज होगी। लेकिन आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो कस्टमर जहां बैठा है दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसने कहा मंगवाया, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, वो जिस देश में बैठा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर अस। लेकिन ये सिर्फ आपके थ्योरी के लिए आता है, ये बाकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये वाला ट्रू फॉल्स में, फिर इन द ब्लैंक्स में, किसी भी चीज में आ सकता है। विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो, और सारा का सारा वैट का थ्योरी पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको इसमें और कुछ नहीं करना, अब सीधा एग्जाम किट उठानी है और वहां से इन थ्योरी क्वेश्चंस को कर डालना है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।